अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एहराम मिस्र की। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। एहराम मिस्र की तामीर में पोशीदा साइंसी राज। व्यूअर्स, आप ये सुनकर यकीन तो नहीं करेंगे मगर ये हकीकत पर मबनी हकायक हैं। व्यूअर्स, जो पत्थर एहराम मिस्र की तामीर में लगाए गए हैं इनका वजन 2 से 15 टन तक है। एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फिरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है इसका वजन 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम। और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वजनी पत्थर छत पर लगाया होगा। एहराम की बुलंदी 149 मीटर है और आपको ताज्जुब होगा कि जमीन और सूरज के दरमियान 149 मिलियन किलोमीटर का फासला है। एहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पोल की सिमत बताता है और अंदरूनी रास्ता सिर्फ सितारा की जानिब इशारा करता है, जिसका जिक्र सूरह नजम आयत नंबर 49 में आया है। अगर आप गोश्त का ताजा टुकड़ा एहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। एहराम के सर्कमफ्रेंसेस मतलब उसका मुहीत को अगर इसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी दायरे के मुहीत को इसके कदर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है। ये नाकाबिल यकीन करिश्मा है। रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है, जिस तरह बाज घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि इसकी सुइयों और नंबरों पर ताबका धार रेडियम के रंग की पॉलिश होती है। तीनों एहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों के मुतवाजी है। साल में सिर्फ एक दिन सूरज की शुआएं एहराम के अंदर दाखिल होती हैं। ये दिन फिरौन का यौम पैदाइश है। एहराम में रखी तलवारें और छुरियां जंग आलूद नहीं होती, हालांकि हजारों वर्षों से वो वहां पर मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को नहीं समझ सके। एक और इसका राज एहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हो जाते हैं और साइंसदान आज तक ये राज हल नहीं कर सके। ताज्जुब की बात यह है और राज भी है कि तीनों एहरामों के से जो लकीर गुजरती है वो बहरे ओकेनूस में वाक़या बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल में वाक़या फॉर्मोसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती हैं। ये दोनों जगह अपनी अजीब खसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज बहरी जहाज गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। एक और राज, बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, 2 जमीन से ऊपर हैं और 1 जमीन के अंदर। और कहा जाता है कि एक शख्स मीराबो नामी माहिर इंजीनियर ने ये एहराम तकरीबन 20 वर्षों में बनाया था और 1 लाख मजदूरों ने इसकी तामीर में जान खो दी थी। एहराम की बुनियाद के चारों रुख नहायत ताज्जुब के साथ जमीन की चारों सिमतों में उसकी जानिब इशारा करते हैं। इस हैरत अंगेज दरियाफ्त की मदद से 20वीं सदी ईस्वी में अपने नताइज को दुरुस्त किया जाता था। जो दायरा ऑर्बिट एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम दरियाओं और समुद्रों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इनका रकबा एक दूसरे से बराबर है। अगर ब्लेड्स वहां रख दिए जाएं तो वो नहायत तेज हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। साइंसदान कहते हैं कि जो बातें आज तक पुरानी चीजों और राजों से मिली हैं वो समुद्र में कतरे के बराबर हैं। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने ये तमाम राज बताते हुए कहा कि ये राज इस बात के शाहिद हैं कि ये किसी बैरूनी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है। जमीनी मखलूक इतनी अक्ल फहम नहीं रखती थी और ना रख सकती है। एक और बात व्यूअर्स, आपको बताना चाहूंगी कि जब पूरे ईसाई यूरोप के सबसे बड़ी लाइब्रेरी में किताबों की तादाद 8000 थी तो इस्लामी यूरोप के सिर्फ एक शहर कर्तबा में सालाना 60,000 किताबें हाथ से लिखी जा रही थी। कहा जाता है कि इस वक्त मुस्लिम हुक्मरानों की
لائبریری میں کتابوں کی تعداد 4 لاکھ تھی۔ قاہرہ، بغداد، دمشق، بخارا اور فاس کے کتب خانوں کا ذکر اس کے علاوہ ہے۔ تو اگر قوم کی ترقی، عروج اور زوال کا تعلق صرف علم سے ہوتا تو اندلس پستی کی طرف کیوں گیا؟ سائنس اور علم پر ہنر رکھنے والے مسلمان نہانے کو بیماری کا سبب سمجھنے والے مغرب سے شکست کیوں کھا گئے؟ دراصل قوم کے عروج اور زوال کا طلب اس کی کتابوں، اس کے فوجی لشکر یا اس کے ڈگری ہولڈر سے نہیں ہوتا، بلکہ قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جب وہ اپنے نظریے پر کاربند ہو، اور جب وہ نظریے میں سستی دکھائے، اس میں ملاوٹ کرے تو وہ ناکام ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے خلفائے راشدین کے دور میں مسلمان عروج پر تھے، حالانکہ اس وقت مدینہ، روم اور فارس کے دارالحکومت کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ محلات، معیشت، آرٹ، فوج اور علم و ہنر کے باوجود روم اور فارس پستی میں تھا، جبکہ کچے گھر، پابند لگے کپڑے اور محدود لشکر کے ساتھ خلافت راشدہ عروج پر تھی، کیونکہ ان کا اپنے نظریے سے تعلق خالص اور شفاف تھا۔ جب اندلس میں مسلمانوں نے اسلامی نظریے سے غفلت برتی، جب آپس میں اختلافات کا شکار ہوئے، جب ایک امان کی بجائے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں شکل اختیار کی، جب اللہ کے حکم یعنی تفرقے میں نہ پڑو کو بھول گئے تو وہ پستی میں چلتے گئے۔ تو آج وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف علم اور ریسرچ کے فقدان کی وجہ سے مسلمان پستی میں ہیں، تو ان سے عرض ہے کہ دراصل پستی کی وجہ سے علم اور ریسرچ میں فقدان ہے۔ جس دن مسلمان اپنے نظریے کو تھام لے، اس دن وہ غالب آ جائیں گے، اور پھر قاہرہ، بغداد، بخارا، کراچی، ڈھاکہ، جدہ اور خرطوم علم اور آرٹ کے مرکز ہوں گے انشاءاللہ۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔